हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स का आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जो है विद्युत धारा। इस चैप्टर के पिछले 5 साल में पूछे गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे, यह हमारा वन शॉट वीडियो है जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। आज की ये जो क्लास है ये वन शॉट की क्लास होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि चाहे ये क्लासेस 1.5 घंटे की हो, चाहे वो 2 घंटे की क्लास हो, चाहे वो 3 घंटे की क्लासेस क्यों ना हो, परंतु हमें पूरी तरीके से मैं जी जान लगाकर इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। मेरा ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं वो सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम जान लेते हैं जी, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं बता दूं तो विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसका ये वन शॉट क्लास है। हमारा लक्ष्य है कि फिजिक्स में 95% लाना। तो आज हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नियम, डेरिवेशन, पीवाईक्यू, परिभाषा, सब पर हम जानेंगे जी, सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो 2 रिक्वेस्ट हमेशा हम करते हैं, अभी भी करते रहे हैं। पहली बात, जितने भी स्टूडेंट अपना प्रेजेंट नहीं बनाए हैं तो वो अपना प्रेजेंट बना लेंगे। जैसे कमेंट सेक्शन में जाकर आपको लिखना क्या है, केवल इतना ही लिखना है। जैसे आपका नाम है जितेंद्र तो आप लिखिए प्रेजेंट जितेंद्र, तो ऐसे ही आपको लिख देना है। अगर आपका नाम है फिरोज तो आप लिखिए प्रेजेंट फिरोज। ऐसे आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे जिससे हमें पता चल सकेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट हमसे पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा आपको काम ये करना है कि जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं जो इस चैनल पर नए आए हैं और देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, पीवाईक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सभी को आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके। इन सभी को देखें और आप बोर्ड एग्जाम 2027 की जो तैयारी है उसको बेहतर कर सके। तो आशा करता हूं कि ये 2 काम आप पहले ही 2 काम ये तुरंत आप कर दिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़े। चलिए जी अब अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए हमने आपको बता दिया। विद्युत धारा किसे कहते हैं जी, हालांकि चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा। ठीक है, तो समझ लेते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है जी, तो यहां पे हमने लिखा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी चालक है तो उसमें आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये कैसे आया तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये आपका आया कि विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इतनी बेसिक बात हम जानते हैं। तो ये हमारा विद्युत धारा है, ये आवेश है, ये टी है। ये हमारा क्या है, आवेश है। और ये टी क्या है, ये टी हमारा है समय। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को, समय को हिंदी में हम दर जब भी परिभाषा करते हैं ना तो समय को दर कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर समय को हम टी, समय को अगर हम 1 ले लेते हैं, टी के समय जो है उसको, समय को अगर हम टी का मान को अगर हम 1 ले लेते हैं तो उस समय पर जो आवेश होगा ना, उस समय पर जो आवेश होगा वो धारा के बराबर हो जाएगा। उस समय पर जो आवेश होगा वो विद्युत धारा के बराबर हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एकांक, एक को हम क्या कह सकते हैं, इकाई कह सकते हैं या एकांक कह सकते हैं ना। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक समय में, ध्यान से समझेंगे, एकांक समय में प्रवाहित धारा को क्या, सॉरी, एकांक एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं, या आप ये कह दीजिए कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए डेफिनेशन हम बहुत तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको कौन सा डेफिनेशन समझ में आ रहा है। और ये जो भी परिभाषा होता है ना उसको समझा जाता है कि बहुत तरीके से हम परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो ये बात आपको सभी की, ये कैसे परिभाषा दिया जाता है, ये सब आपको गुण पता होनी चाहिए। हालांकि ये सब बेसिक लेवल से हम सिखाते हुए बहुत पहले से आ रहे हैं, क्लास 11 से ही। तो अब आपको केवल दो परिभाषा समझ में आ गया होगा। पहला, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा, ये नहीं आया तो ये समझ लीजिए कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप दो तीन बातें याद रखेंगे कि इसका मात्रक तो इसका अगर मात्रक की बात करें तो सबसे पहला मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और सेकेंड का समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। दूसरा इसका मात्रक आप लिख लीजिएगा एम्पियर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला आपको ये याद रखना है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है ना, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इतनी बेसिक बात आपको याद रखना है। ये यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि जो विद्युत धारा होता है उसमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए ये हमारा कौन सा राशि होती, तो ये हमारा अदिश राशि होता है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बीमा की बात करें, बीमा की अगर बात करें तो बीमा का बात करें तो इसका बीमा सीधी बात हम ए से दर्शाते हैं जी। जहां पर भी विद्युत धारा का अगर हमें दर्शाना हो तो वहां पे हम ए से या हम आई से दर्शाते हैं जी, आई से। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा सा है हमारा टॉपिक, ये पहले क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़े। दूसरा दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता क्या होता है जी? विशिष्ट चालकता मैं बता दूं, बहुत बार ये सब टॉपिक पूछे गए हैं, तो विशिष्ट चालकता को समझ लेते हैं। तो यहां पे हमने लिखा है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कैसे ये आया, ध्यान से समझेंगे, इसको परिभाषा हम अच्छे से समझा देते हैं। तो देखिए, विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से। सिग्मा इजकल टू होता है फॉर्मूला 1/ρ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहां पर ये सिग्मा जो है, ये सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है। ठीक है, ये रो क्या है, तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ये हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं कोई चालक तार है। ठीक है, ये एक चालक तार है, तो किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध मान लेते हैं रो है। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी चालक तार है ना, कोई भी चालक है, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को 1/, के नीचे होता है तो व्युत्क्रम कहते हैं। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यही बात लिखा गया है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है, विशिष्ट चालकता का ये हमारा फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे ये हमने परिभाषा आपको बता दिया। तो इस बात को भूल कर भी आपको सभी को मिस नहीं करना है, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमसे सूत्र भी पूछा गया है, तो सूत्र तो हमने बता दिया। यहाँ पे हमें दो तीन चीजें पूछ लिया जाता है। पहला तो पूछ लिया जाता है मात्रक, तो पूछा ही गया है। तो मात्रक की जहां तक बात करें तो इसका मात्रक याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये आप याद रखेंगे। जहां तक इसकी बात है राशि की, तो राशि इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए ये भी एक सदिश अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। और जहां तक बात है इसकी बीमा की, तो बीमीय सूत्र क्या होता है, तो इसकी बीमा की अगर हम बात करें तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये बीमीय सूत्र आप याद रखेंगे कि M-1 L-3 T3 A2, ये आपको बीमीय सूत्र भी याद रखना है। मात्रक, राशि, बीमीय सूत्र, ये सब आपको याद रखना है।
ठीक है, तो परिभाषा जान लिए, फॉर्मूला, मात्रक, राशि, विमीय सूत्र सब हमने जान लिया जी। तो इतना आपको ये टॉपिक में याद रखना है। हाँ जी, मैं आपको बता दूं ये हमारा कितने नंबर का, तो ये 3 मार्क्स वाला टॉपिक है जी। ये 3 नंबर में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। आप सोच रहे होंगे कि सर 5 नंबर वाला भी तो कराइए। भैया हम कराएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। जो चैप्टर में, इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट है ना, सब हम कराएंगे जी। बशर्ते मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक आपको देखते रहना है, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, सभी का कर्तव्य है आपको कि कॉपी पे लेकर बैठिए, इन सभी को समझते हुए, सीखते हुए और नोट डाउन करते हुए बढ़िएगा। तो कितने स्टूडेंट कॉपी पे लेकर बैठे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं जी कॉपी पे लेकर और स्टडी कर रहे हैं, ये सभी हमसे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला हमारा तीसरा आता है, विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। अब विशिष्ट प्रतिरोध पर आ गया जी कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो हमने लिखा है कि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे जी। देखिए परिभाषा कैसे याद होगा। विशिष्ट प्रतिरोध को अभी हमने बताया कि रो से दर्शाते हैं, और रो इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है R इंटू ए बाई एल, ये फॉर्मूला होता है। जहां तक अगर हम बात करें तो ध्यान से समझेंगे, यहां पे ये हमारा रो क्या है, तो ये हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। ये आर क्या है, तो आर की जहां तक बात करें, आर है प्रतिरोध। आर क्या है, कोई भी चालक का प्रतिरोध है। ये ए क्या है, तो ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल। और यहां तक एल की बात है, तो एल क्या है, चालक तार की लंबाई, चालक की लंबाई। ठीक है, तो ये हमारा 3 चीज है जी, प्रतिरोध ए और एल। आप समझ गए ना, जैसे कि मान लेते हैं ये एक चालक है, बात को बाबू समझिएगा। तो इस चालक, ये चालक तार है, तो इसका प्रतिरोध मान लेते हैं आर है। इस चालक तार की लंबाई जो है ना, वो हमने मान लिया एल है। और इस चालक तार की कुछ ना कुछ मोटाई भी तो होगा, मोटाई को ही क्षेत्रफल कहते हैं अनुप्रस्थ काट का, तो वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये ए है। तो यहां पे हमसे ये बात कहा गया ना, यहां से हमें ये बात कहा गया कि ये बताइए, ये नीचे हमारा एल है, एल मतलब लंबाई है। तो आपसे ही मैं पूछ रहा हूं, ये हमारा लंबाई है एल, तो एल को अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, एल को 1 हमने ले लिया, लंबाई को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, और हमारा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, इसके मान को भी हम 1 ले लेते हैं। तो ये बताइए, जब एल का और ए का, इन दोनों का मान 1-1 हो जाएगा तो क्या होगा जी, तो उस समय पर रो ए के जगह पे 1 और एल के जगह पे 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, रो जो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। रो जो होगा वो आर के बराबर होगा कि नहीं। तो हम यही बात कह रहे हैं कि जब एल का और ए का दोनों का मान 1-1 हो जाएगा, तो उस समय पर जो हमारा प्रतिरोध होगा ना, उस समय पर जो प्रतिरोध होगा वो हमारे रो के बराबर हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी, होगा ना। तो इसी तरीके से यहीं से हम परिभाषा कहेंगे। क्या हम परिभाषा कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, समझेंगे तभी जाकर हमेशा आप परिभाषा कर पाएंगे, रट कर नहीं याद करना है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या कहेंगे, एक को हिंदी में क्या कहते हैं जी, इकाई कहते हैं या एकांक कहते हैं, यही ना कहते हैं जी, इकाई कहेंगे या एकांक कहेंगे। तो एक को इकाई कह देते हैं, तो हम यही कहेंगे इकाई लंबाई, कह सकते हैं इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो आप यही कहेंगे इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बताइए समझ में आया।
परिभाषा रटवा रहे हैं जी? नहीं, हम समझा कर याद करा रहे हैं। एक बार और सुनिए, परिभाषा याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यही बात यहां पे लिखा है कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अब आसानी से समझ में आ गया होगा। ये इतना फॉर्मूला आप जरूर लिख लीजिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये हमने समझाने के तौर पे आपको बताया है, ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूं कि आपको सबसे पहले कुछ याद हुआ होगा, तो ये सभी परिभाषा आसानी से याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे तीन चीजें जो पूछी जाती हैं वो बेसिक लेवल से, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। सबसे पहला पूछा जाता है आपसे मात्रक। तो मात्रक क्या हो जाएगा जी? तो मात्रक इसका हो जाएगा ओम मीटर, ओम इंटू मीटर हो जाएगा। दूसरा अगर राशि पे बात करें तो राशि ये हमारा कौन सा है जी? अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बीमा पे बात करें, बीमीय सूत्र पर बात करें, तो बीमीय सूत्र ये हमेशा याद रखेंगे कि एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये आपको बीमीय सूत्र भी याद रखना है। एम एल थ्री, सॉरी सॉरी, लाइट का ये क्या हो गया भैया? ओ, सब कनेक्शन, चलिए। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे, लाइट थोड़ा सा ऑफ हो गया था। तो ये हमने क्या बताया जी कि बीमीय सूत्र ml3t-3a-2 होता है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं कि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। बना तो रहे हैं ना? नोट्स बनाना बहुत ही अच्छी बात होता है दोस्त। ये आपका कर्तव्य है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर बोर्ड एग्जाम की एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप एक अच्छे तरीके से तैयारी करें। अच्छा तरीका ये है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी अपना पेन लेकर बैठे। आज फिजिक्स की कॉपी हम पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स की कॉपी लेकर बैठिए। जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका नेम हेडिंग डालिए और एक एक करके क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, समझिए, सीखिए, प्लस नोट डाउन कीजिए। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो हमने आपके लिए टॉपर नोट्स तैयार कर ही दिए हैं, पूरी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री का। तो वो टॉपर नोट्स भी आप ले ही सकते हैं। बहुत बार हम वीडियो में बताते भी हैं, तो टॉपर नोट्स लेकर भी स्टडी कीजिए। वह हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ले लिए हैं, मैं आशा करता हूं आप भी ले लिए होंगे। तो उस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर अभी तक आप शॉर्ट 3 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे करा रहे हैं, तो सर थोड़ा 5 नंबर वाला भी करा दीजिए, थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी करा दीजिए। तो आइए जी, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है हमारा कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए तथा उनके परिपथ बनाकर समझाइए। तो आइए हम किरचॉफ का नियम समझते हैं। ये वास्तव में एक नियम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना नंबर में पूछ लिया जाता है जी? तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए, अगर हमें समझना है तो समझ लेते हैं। किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ का नियम क्या होता है जी? तो यहाँ पे हमने लिखा है विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम दिया गया है। मतलब किरचॉफ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में हमें कितना नियम दिया है? 2 नियम दिया है। विद्युत परिपथ आप समझते हैं ना जी? विद्युत परिपथ मतलब देखिए, आपके घरों में जो वायरिंग किया गया है वो सब विद्युत परिपथ ही है। तो वही बात कहा जा रहा है कि किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने विद्युत परिपथ के संबंध में, किसके संबंध में? विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ के संबंध में कितना, इन्होंने 2 नियम दिया है। और उसी नियम को हम 2 नियम दिया है और उसको हम जानेंगे जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में क्या दिया है? 2 नियम हमें दिए हैं। अब चलिए, वो 2 नियम कौन कौन से हैं, यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो 2 नियम को हम समझ लेते हैं। पहला है प्रथम नियम, जिसको हम संधि के नियम के नाम से जानते हैं। प्रथम नियम को संधि के नियम से नाम से जाना जाता है। अब क्या है प्रथम नियम, ध्यान से आप समझिएगा। तो मैं एक बार पढ़कर सुना दे रहा हूं नियम, ठीक है? तो हमने क्या लिखा है कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है।
ये हमारा ये किरचॉफ का प्रथम नियम है जी, कि कोई भी संधि है ना तो उस पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। क्या बातें बताई गई, थोड़ा सा हम आपका समझा रहे हैं, समझा देंगे तो हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, तो समझाते हैं जी। अच्छा, संधि मतलब क्या होता है जी? संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संधि को अंग्रेजी में हम कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। ठीक है, संधि को हिंदी में जंक्शन, अंग्रेजी में जंक्शन कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। जैसे जंक्शन क्या होता है जी? आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो आप सुनेंगे गोरखपुर जंक्शन। ठीक है, तो गोरखपुर जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पर बहुत सारी ट्रेनें वहां से निकलती भी है और आती और जाती भी है। बहुत सारी ट्रेनें वहां पर, ये मान लेते हैं जंक्शन है तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आएंगी भी और बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से बनकर निकलेंगे भी, तो वही जंक्शन है जी। बहुत सारी ट्रेनें इस तरीके से आएंगी भी और बहुत सारी ट्रेनें इस तरीके से, बहुत सारी ट्रेनें इस तरीके से निकलेंगे भी, बहुत सारी ट्रेनें इस तरीके से निकलेंगे भी और बहुत सारी ट्रेनें इस तरीके से इसमें प्रवेश भी करेंगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने ये बात बता दिया। थोड़ा सा अगर हम समझें तो ये हमारा रेलवे ट्रेन नहीं है जी, ये हमारा विद्युत धारा है। ये एक जंक्शन है, ये एक संधि है और इस संधि पर बहुत सारी विद्युत धाराएं आ भी रही हैं, देखिए ये आ भी रही हैं और बहुत सारी विद्युत धाराएं इस तरीके से जा भी रही हैं। तो ऐसा मान लेते हैं ये जो हमारा विद्युत धाराएं हैं ये हमारा I1 है जो आ रही हैं, ये हमारा I2 धारा है, ये हमारे निकल रही हैं, ये I3 धारा इधर जा रही हैं, ये I4 धारा निकल रही है, ये I5 धारा जो है ये हमारी जा रही है, I6 धारा ये हमारा निकल रही है। ऐसे हमने मान लिया। तो पहले अब थोड़ा सा हम पहले परिभाषा नियम को याद कर लें। तो हमें यही बात बताया गया है कि देखिए ये हमारा संधि है और ये हमारी विद्युत धाराएं हैं। हिंदी में मैं लिखते रहा हूं, ये हमारा क्या है जी? विद्युत धाराएं हैं। ये सब हमारी क्या है? विद्युत धाराएं हैं, विद्युत धाराएं। ठीक है, और ये हमारा संधि है। तो इस संधि को भी हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे संधि है तो हम लिख दे रहे हैं संधि। ठीक है, अब देखिए यहां से हम बहुत सारी जो विद्युत धाराएं हैं वो आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। तो आने वाली और जाने वाली कहने से अच्छा है कि इस संधि पर मिलने वाली कह दें। संधि पर मिलने वाली कहेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आ भी रही है चाहे जा भी रही है वो सब संधि पर मिल तो रही है ना। तो सबसे अच्छा होगा कि हम कह देंगे संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराएं, हम ये कह सकते हैं। तो हमने यही आपको कहा है कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त समस्त मतलब सभी विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय बीजगणितीय क्या होता है? योग होता है, वो क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। समझ में आया? हमने यही कहा कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है जी? शून्य होता है। यही तो बात हमें कहा गया है। एक बार और सुन लीजिए और समझ लीजिए। हमने यही कहा कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही बात यहां पे लिखा गया है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने मतलब आने वाली और जाने वाली दोनों की बात हो रहा है। तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको नियम में बोल देना है। तो यही बात हमने कहा कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मैं आशा करता हूं अब आप समझ के होंगे, तो इतना तो आप लिख ही देंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ गए ना कि सभी जो विद्युत धाराएं हैं इनका जो योग होगा ना, बीजगणितीय योग, वो जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? थोड़ा मैं समझा देता हूं।
नियम तो याद हो गया ना। चलिए अब हम समझाते हैं। यहाँ पे नियम को समझने के लिए यहाँ पे एक चीज हमें समझना होगा कि जो जो देख लीजिए, जो जो यहाँ पे जो जो संधि ये हमारा है, तो संधि की ओर जो आने वाली धाराएं हैं, संधि की ओर देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होंगी ना, आने वाली, उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और संधि से जो जो धाराएं निकल रही हैं, देखिए ये निकल रही हैं, ये निकल रही हैं, तो जो जो जाने वाली धाराएं हैं, जाने वाली संधि से बाहर निकलने वाली जो धाराएं हैं, उसको हम क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि संधि की ओर आएंगे तो उसको पॉजिटिव, संधि से बाहर निकलेंगी तो वो निगेटिव धारा होती है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा, ये हमारा I1 धारा है, I1 धारा संधि की ओर जा रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे जी, इसको हम प्लस में लेंगे, तो I1 हमने लिख दिया, फिर प्लस करेंगे। फिर ये हमारा I2 धारा देखिए बाहर निकल रहा है, तो I2 धारा जो बाहर निकल रहा है, तो I2 धारा माइनस वाला होगा, तो माइनस के लिए -2 हमने लिख दिया। फिर ये I3 धारा पॉजिटिव संधि की ओर जा रहा है, तो पॉजिटिव होगा, तो ये हमने प्लस I3 लिख दिया। फिर I4 धारा बाहर निकल रहा है, इसका मतलब -I4 हो जाएगा। फिर I5 धारा संधि की ओर जा रही है, इसलिए ये प्लस होंगी, तो I5 धारा हमने लिख दिया। फिर ये I6 धारा निकल रहा है बाहर, तो इसलिए -I6 लिख देंगे, इक्वल टू 0। यही ना कहा है जय, यही ना कहा है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है, यही ना कहा। तो ये हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं, तो क्या करेंगे जी, ये देख लीजिए, ये हमारा माइनस वाला है, ये हमारा माइनस है, और ये हमारा माइनस है। ये माइनस जो है, इसको अगर हम बराबर की इधर भेज देंगे तो ये सब हमारे प्लस में हो जाएंगे कि नहीं। तो अगर हम भेजते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए, अगर हम इनको भेजते हैं तो देख लीजिए यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलेगा ये I1 धारा इधर बचेगा, तो I1 लिख दिए। ये I3 धारा प्लस में मिलेगा, तो ये हमारा लिख दिए, प्लस I5 धारा इधर मिलेगा, तो ये I5 हमने लिख दिए, इक्वल टू ये I2 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो I2 हमने लिख दिया, प्लस ये I4 उधर चला जाएगा तो ये भी हमारा प्लस में हो गया, और ये I6 उधर चला जाएगा तो ये भी हमारा प्लस में हो गया। तो ये हमारा इतना हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे ये वैल्यू निकल जाएगा। देख लीजिए, ये हमारा, ये अंत में ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। ये हमारा अंत में ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही बात कहा गया है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। अब उसी को हम अगर अच्छे से लिखे तो इस प्रकार आपको लिख सकते हैं। आप ये ना लिखकर ये भी लिख देंगे तो चलेगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको लिखने के बाद ये दोनों लाइन जरूर लिखिएगा। पहला आपको नियम समझ में आ गया है, अच्छी बात है, पहला समझ में आ गया, अच्छी बात है। थोड़ा सा मुझे अब अजीब तो लग रहा है, इसको मैं क्या ही करूं, मिटा कर लिख दूं क्या थोड़ा सा, ठीक है, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, इतना आप याद रखेंगे। अब चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, तो चिन्ह परिपाटी में अभी हमने बताया कि जो संधि की ओर आएंगे वो धनात्मक होंगी, और जो संधि से बाहर निकलेंगे विद्युत धाराएं वो ऋणात्मक होंगी। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि संधि की ओर जाने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक होती है, संधि की ओर जाने वाली जो विद्युत धाराएं हैं धनात्मक होती हैं, बिल्कुल हमने बताया। और संधि से बाहर निकलने वाली जो धाराएं होती हैं वो ऋणात्मक होती है, ये भी हमने बताया। तो ये चिन्ह परिपाटी ही जरूर लिखिएगा। और चिन्ह परिपाटी ना ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है दोस्त, ये न्यूमेरिकल में इतना काम आएगा कि इतना, अगर चिन्ह परिपाटी आप नहीं समझे पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा छोटी सी बात से। तो पहले आप प्रथम नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रथम नियम का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो अब हमारा आता है द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम प्रथम नियम से बहुत हार्ड होता है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, प्रथम नियम से द्वितीय नियम बहुत हार्ड होता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा ही फोकस के साथ समझना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप पूरी फोकस के साथ समझने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो चलिए आइए आइए हम समझाते हैं। तो द्वितीय नियम को हम लूप के नियम या बंद जाल के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बंद जाल किसे कहते हैं, जब चारों बगल से ये पूरी तरीके से बंद हो तो वही हमारा बंद जाल होता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका हम थोड़ा एक बार पढ़कर सुना देते हैं।
तो हम लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार। क्या हमें बात बताया गया कि विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये हमसे कह दिया गया जी, ये हमसे कह दिया गया है। चलिए इसको तो हम समझाएंगे आपको आसानी से, बट थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो हम समझाएंगे उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 5 मिनट हमें दीजिए, एक इसमें फिगर बनाना होता है। अब वो जब तक फिगर नहीं समझेंगे, वो परिपथ नहीं समझेंगे, तब तक ये नियम याद नहीं हो सकता। अब मेरा लक्ष्य है कि आप रटे नहीं, समझ कर याद करें, तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम समझा लेते हैं फिगर पहले। तो फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। तो एक परिपथ हम बनाना है, तो ये परिपथ हम यहाँ पे बनाते हैं जी। तो परिपथ हम यहाँ पे बना देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप परेशान नहीं होइएगा, अभी आपको समझ में आएगा। अभी हम समझाना स्टार्ट कहाँ किए हैं। ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे जी। ये हमारा यहाँ पर एक प्रतिरोध हम लगा दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा दूसरा ये प्रतिरोध रहेगा और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध रहेगा। 3 हमने परिपथ में प्रतिरोध लगा दिए और उसके बाद हम यहाँ पर सेल लगा रहे हैं। तो ये हमारा पहला सेल होगा, ये हमारा दूसरा सेल होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, सेल लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रतिरोध रखा है, ये हमारा R1 प्रतिरोध है, ये हमारा R2 प्रतिरोध है और ये हमारा R3 प्रतिरोध है। ये पहला सेल है, तब सेलों का विद्युत वाहक बल जो होता है E1 हमने रख दिया, और ये दूसरा सेल है तो सेलों का जो विद्युत वाहक बल होता है उसको हमने E2 मान लिया। ठीक है, ये हमारा देखिए यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो ये हमारा 2 परिपथ है। ठीक है, 2 हमारा बंद जाल है। कौन कौन सा बंद जाल है जी, तो अगर हम देखें तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे, इसको ई मान लेंगे और इसको एफ मान लेंगे। तो देखिए बंद जाल, यहाँ पे 2 बंद जाल हैं। कितने बंद जाल हैं जी, तो 2 बंद जाल हैं। पहला कौन बंद जाल है, पहला है ए बी सी डी ए। तो ए से स्टार्ट हुआ, बी सी डी ए, ये एक पहला हमारा बंद जाल है। दूसरा बंद जाल क्या है, सी डी ई एफ सी, दूसरा हमारा बंद जाल ये है ना। तो 2 हमारा यहाँ पे बंद जाल है और इसमें क्या हमने लगाया है, यहाँ पे 3 प्रतिरोध लगाए हैं और 2 विद्युत वाहक बल, मतलब 2 सेल लगाए गए हैं। अच्छा एक और बात आप ध्यान दे रहे होंगे, तो ये हमारा पहला प्रतिरोध है, तो प्रतिरोधों का संगत, ये हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, और ये हमारा सेल है। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये हमारा सेल है, ये हमारा प्रतिरोध है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए, ये जो सेल है इससे धारा निकलेगी, तो धारा जो बहेगी, तो इससे जो धारा बहेगी I1 धारा बहेगी, और ये I2 सेल है, E2 सेल है, तो इससे जो धारा बहेगी वो I2 धारा बहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पूछें तो धारा, इस I1 धारा का संगत प्रतिरोध क्या है जी, तो संगत प्रतिरोध है R1। I2 दो धारा है, इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R2 है। संगत मतलब I1 का साथ R1 है ना, I2 के साथ R2 है, यही तो है। ये I1 धारा इस तरीके से बहते हुए इधर आएगा, I2 धारा इस तरीके से बहते हुए आएंगे, दोनों जब इधर इस तीसरे वाले में बहेंगे R3 में, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 दोनों धाराएं ना इसमें बहेंगी, तो इस तरीके से हम दर्शा देंगे। अब इसमें हमें यही बात बताया गया ना, इसमें अगर एक फॉर्मूला हमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 इजकल टू E1 माइनस E2, यही हमें फॉर्मूला बताया गया है। और इस फॉर्मूले को जो स्टूडेंट समझ गया उसको समझिए ये नियम मतलब बहुत हलवा हो जाएगा जी, बहुत आसानी से वो सब समझ जाएगा। अगर जो स्टूडेंट ये बातों को नहीं समझे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
तो देखिए ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये फॉर्मूला यहां से आया है दोस्त। ये फॉर्मूला कहां से आया मैं आपको बता दे रहा हूं। ये फॉर्मूला एक छोटा सा ये फॉर्मूला है, ये कहां से आया है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। हम यहाँ पे बंद जाल ले लेते हैं, बंद जाल ए बी सी डी ए, ये हम बंद जाल लेते हैं। तो बंद जाल यहाँ पे हम लिखते हैं बंद जाल, यहाँ पे हम लिख देते हैं बंद जाल, बंद जाल इस तरीके से बना देंगे ए बी सी डी ए। याद रखिएगा बंद जाल तभी होगा जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे समाप्त हो। तो बंद जाल ए बी सी डी ए में, बंद जाल ए बी सी डी ए में अब यहां पे हमें बताया गया कि कोई भी धारा है उसका संगत प्रतिरोध, ये I2 धारा है इसका संगत प्रतिरोध है। तो इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो इस बंद परिपथ में लगे जो सेल है ना, तो सेलों का जो विद्युत वाहक बल है उनके बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए अब मैं परिभाषा मैं समझ सकता हूं कि अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आए होंगे। अगर कुछ भी नहीं आया ना तो आप परेशान नहीं होइएगा, ये थोड़ा हार्ड है ही, बट हम आपको प्रॉमिस करते हैं आपको याद होगा। अब देखिए कैसे याद होगा जी। अच्छा इतना तो केवल आप समझ गए ना कि ये बंद जाल ए बी सी डी ए है, इतना आप समझ गए। दूसरी बात आप ये समझ गए कि I1 जो धारा है इसका संगत प्रतिरोध है R1, I2 जो धारा है इसका संगत प्रतिरोध है R2, इतना तो आप समझ गए हैं। तो हम यही कहेंगे, देखिए हम कहेंगे कि विद्युत परिपथ के बंद जाल, विद्युत परिपथ ये हमारा विद्युत परिपथ है, तो विद्युत परिपथ के बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा, ध्यान समझेंगे, प्रवाहित 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 धारा, प्रवाहित धारा, बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध, उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, के गुणनफल, यहां पे देख सकते हैं इन दोनों के बीच गुणा ही हुआ है, के गुणनफल का बीजगणितीय योग, के बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बात आप समझे, यही बात यहां पे लिखा गया है, बट मैं समझ रहा हूं कि यहां से नहीं आप यहीं से बोलिएगा। एक बार और सुनिए, जितना आप सुनेंगे दिमाग में बैठेगा आपको। आप क्या बोलेंगे कि किसी, आप कहेंगे कि विद्युत परिपथ के बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बीजगणितीय योग बोल रहे हैं, सेलों का विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, बट यहाँ पे तो माइनस है ना, तो ये माइनस कैसे आया, तो वो आया है चिन्ह परिपाटी से, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। इतना बात आप समझे ना, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। देखिए एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल, बंद जाल क्या है ए बी सी डी ए, तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा ये भूल गए हमें लिखना, तो बंद जाल ए बी सी डी ए में, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे बीच में। तो विद्युत परिपथ के बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही बात लिखा है, विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा I1 I2 है तथा उसके संगत प्रतिरोध, उसके संगत प्रतिरोध R1 R2 का गुणनफल, के गुणनफल, के गुणनफल यहाँ पे हुआ है का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे, उस परिपथ, उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अब ये नियम समझ में आ गया होगा। मैं इतना ही कहूंगा
कि अंत में एक बार मैं और बोलूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए पूरी तरीके से। और जिनको एक बार और बोलने पर भी समझ में उतना नहीं आए, इस वीडियो को पीछे ले जाइएगा, बार बार सुनिएगा, जितना सुनेंगे उतना ही याद होगा। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं इतना समझ के होंगे। इसको लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा और ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इस पर नहीं जाएंगे कि यहाँ पे कैसे माइनस आया, कैसे प्लस आया, ये सब हमने पूरी डिटेल में बहुत पहले हमने क्लासेस लिया हुआ है। तो अगर आपको पूरा डिटेल में अगर समझना है ना, पूरा डिटेल में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लिखिए किरचॉफ का नियम ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लीजिएगा, हमारा एक वीडियो आएगा, उसको देख लेंगे। उसमें पूरा हमने डिटेल में एक्सप्लेन हमने बहुत पहले किया हुआ है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं और उतना ही हम आपको समय देंगे हर टॉपिक में जितना देना आवश्यक है। अब जरूरी नहीं कि मैं पूरा आप लेंदी लेकर चलाऊं, ठीक है, उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने हैं। समझ गए होंगे आप? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है जी? सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, तो हमने लिखा है कि किसी सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को या अवरोध को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सीधी बात है कि ये हमारे पास सपोज दैट ये हमारे पास एक सेल है, यह हमारे पास सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है। अब सेल में मान लेते हैं विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, विद्युत धारा ये हमारा प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने में कोई अवरोध उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा को मान लेते हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें रुकावट जो उत्पन्न करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। तो हम यही कह रहे हैं, कोई भी सेल है तो किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सीधी बात है, तो इतना आप बोल देंगे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं जी? तो किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, ये बोल देंगे। यहां पे एक बात आप याद रखेंगे कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे ओम होता है, और दूसरा एक और इसका मात्रक आप याद रखेंगे कि वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। इतना आप काफी है जी, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आपको जानना काफी है। ये लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं माफी चाहूंगा, मैं देख लेता हूं इसको। चलिए जी आगे बढ़े। चलिए इतना हमें जानना था। अगला जो हमारा आता है कि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये हमें जानना है। तो सीधी बात है, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब निम्न बात कौन कौन से हैं? तो पहला जो हमारा बात है कि घोलों के ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। सीधी बात है कि ये सेल का अगर पूरा हम अच्छे से फिगर बनाए तो एक बर्तन होता है। अब इस बर्तन में दो हमारा क्या होगा? प्लेट होगा, एक हमारा एनोड और एक हमारा कैथोड, ये दो प्लेट होते हैं जी। इसमें हम क्या विद्युत अपघट्य का घोल हमने घोला हुआ है, इसमें विद्युत अपघट्य का हमने क्या कर दिया है? घोल घोला हुआ है। तो सीधी बात है कि अगर जो विद्युत अपघट्य का इसमें घोल घोला गया है, अगर इसका ताप अगर बढ़ेगा, इसका घोल का तापमान अगर बढ़ेगा तो वो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा।
तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है जी, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना आप ताप का मान को बढ़ाएंगे, ताप के मान को जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, सीधी बात है। तो ताप, वही बात लिखा गया है कि घोल का तापमान बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ठीक है, पहली बात समझ गए। दूसरी बात यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। मतलब सीधी बात है कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना हम, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, इनके क्षेत्रफल को हम जितना बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल मतलब इनकी मोटाई हम जितना बढ़ाएंगे ना, उतना ही आंतरिक प्रतिरोध का मान घटेगा। जितना हम क्षेत्रफल के मान को, मतलब इलेक्ट्रोडों की मोटाई हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध का मान घटेगा। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला हमारा आता है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। सीधी बात है, यहाँ पे ये बात बताया गया कि ये दो हमारे इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं d है। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसकी दूरी का? तो ये दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो सीधी बात यहाँ पे ये है कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। जितना इनके बीच की हम दूरी बढ़ाएंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अगर हम दूरी के मान को घटाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी घट जाएगा। तो मोस्टली ये तीन बातें हैं जिस पर यह निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध। आशा करता हूं समझ ही गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए ना, समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है हमें। आइए अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, ओमीय परिपथ, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं? अब मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि मैं जब तक समझाऊं नहीं तो मुझे संतुष्टि नहीं होगा। अब मुझे संतुष्टि नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा जी। चलिए, ओमीय परिपथ किसे कहते हैं मैं आपको एक बार पढ़कर सुनाने से अच्छा है मैं पहले समझा ही दूं। तो क्या समझाना था जी कि देखिए ऐसा परिपथ, ओमीय प्रतिरोध हमें समझना है। तो देखिए ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ जो क्या करता है, जो ओम के नियम का, ओम के नियम का, ओम के नियम का क्या करता है, पालन करता है। पालन मतलब अनुसरण करता है, ओम के नियम को मानता है, उसी उस परिपथ को क्या कहेंगे, उस परिपथ को हम क्या कहेंगे, ओमीय परिपथ कहेंगे, ओमीय परिपथ कहेंगे। बात आप समझे? पहली बात हमने क्या बताया, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहेंगे। और उस परिपथ में, उस परिपथ में जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा, उस परिपथ में उत्पन्न जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे, ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। समझ गए? सीधी बात यहां पे कहा गया है, हमने क्या बताया, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं, तथा ओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यही बात यहां पे लिखा गया है, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं, तथा ओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला आपको समझ में आ ही गया। अब समझ लेते हैं दूसरा। दूसरा होता है अनओमीय परिपथ, सॉरी अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध का मतलब सीधी बात है, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ जो क्या करता है, जो ओम के नियम का, ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन नहीं करता है,
ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं अनओमीय परिपथ। उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं अनओमीय परिपथ। ये बात आप समझे, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं। और अनओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को, अनओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं जी, उत्पन्न प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। बात आप समझ के होंगे। एक बार और सुन लीजिए, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। और अनओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यही बात हमने लिखा है, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, अनओमीय परिपथ कहते हैं, अनओमीय परिपथ कहते हैं। तथा अनओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे अभी क्वेश्चन है, सभी को देखना है जी, सभी को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है कि सेलों के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है जी, और टर्मिनल विभवांतर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सेलों का विद्युत वाहक बल, फिर टर्मिनल विभवांतर पर भी हम आएंगे। सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो हमने यहां पे लिखा है कि एकांक समय एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, मतलब अंदर की ओर से बाहर की ओर, ठीक है, अंदर व बाहर परिपथ में, पूरे परिपथ मतलब अंदर में भी और बाहर में भी। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया जो कार्य होता है वही सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सीधी बात यहाँ पे कह दिया गया कि सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है जी। तो सेलों का विद्युत वाहक बल का मतलब कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम सेलों का विद्युत वाहक बल कहेंगे। जैसे कि ये मान लेते हैं, सपोजेट एक परिपथ है, ठीक है, तो ये हमारे पास एकांक एक आवेश है, आवेश एकांक आवेश है। आवेश का मान मतलब मान लेते हैं एक आवेश है जिसका मान है एक, तो ये हमारा एकांक आवेश है। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने पर, पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया जो कार्य होता है उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसको ही सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यही बात लिखा गया है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाता है। आशा करता हूं समझ के होंगे। तो ये इतना तो आप लिख ही देंगे। सेलों के विद्युत वाहक बल को ई से दर्शाते हैं, और ई इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। E इक्वल टू W/Q होता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, सेलों का विद्युत वाहक बल E है, ये W क्या है, ये हमारा है कार्य, और Q क्या है, तो ये हमारा है आवेश। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो यही बात कहा गया कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वही सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अगर इसके मात्रक पर हम बात कर लें तो इसका मात्रक पहला तो एक वोल्ट होता है, और दूसरा इसका और मात्रक की बात कर ले तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। तो जूल प्रति कूलाम हमने लिख दिया। राशि पर अगर हम बात कर लें तो राशि एक अदिश राशि होता है। अगर इसकी बीमीय सूत्र पर बात करें, बीमा पे बात करें, तो बीमीय सूत्र क्या होता है, वो होता है ML2T-3 A-1, ML2T-3 A-1। तो ये आपको बीमीय सूत्र भी याद रखना है। आशा करता हूं आप समझ में आ गया होगा।
तो ये आपको सीधी बात है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वही सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। परिभाषा लिखने के बाद फॉर्मूला ये तीनों चीजें लिख लेंगे। अगला हमारा आता है टर्मिनल विभवांतर। अब टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? तो जब सेल परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहा होता है, जब कोई भी सेल होता है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, जब कोई भी सेल होता है ना, तो जब कोई भी सेल परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहा होता है, तब सेल या बैटरी के दोनों सिरों के बीच मापी गई वास्तविक विभवांतर को हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं टर्मिनल विभवांतर में। इसमें ये लाइट में क्या हो गया भैया, ये हमेशा डिस्टर्ब कर दे रहा है। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर, देखिए फिर से लाइट का ये दिक्कत हो गया है भैया, ये तो नहीं करता है हमेशा। चलिए माफी चाहूंगा, ये पता नहीं क्यों थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट टाइप सा कुछ हो रहा है इसके वजह से। चलिए ये यहाँ पे ये समझे ना कि मान लेते हैं ये एक सेल है, थोड़ा सा बाबू बात को समझिएगा। मान लेते हैं ये एक सेल है, इस सेल की सहायता से, ये सेल है और इसके दो ये टर्मिनल है, ठीक है, तो इस सेल के द्वारा कोई भी परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो किसी सेल के द्वारा पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा होता है, तो उस समय पर बात कर रहा है, तो उस समय पर सेलों के, सेल या बैटरी के दोनों सिरे, सेल या बैटरी है इसका दोनों जो सिरा है, तो इसके दोनों सिरों के बीच मापी गई जो विभवांतर होता है, मापी गई इनके बीच का जो वास्तविक विभवांतर होता है उसी को हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये आप बता देंगे ना कि कोई भी सेल है तो किसी सेल के द्वारा किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जा रही है। मान लेते हैं कोई सेल है, उसके द्वारा आपके घर में पूरी धारा प्रवाहित हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय पर हम दोनों सेलों का जो टर्मिनल, दोनों सेलों का जो टर्मिनल होगा, जो सिरा होगा, ठीक है, तो दोनों सिरों के बीच मापी गई जो वास्तविक विभवांतर होगा उसी को हम टर्मिनल विभवांतर कहेंगे जी। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर समझेंगे तो दो लाइन का परिभाषा है, याद भी हो जाएगा कि कोई भी सेल है उसके द्वारा पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उसी समय पर सेलों के दो सिरों के बीच मापी गई वास्तविक विभवांतर को सेलों का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो आशा करता हूं समझ के होंगे, इसमें कुछ नहीं है दोस्त, परिभाषा एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए ना स्क्रीनशॉट, अच्छी बात है आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो अगला हमारा आता है आवेशों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? आवेशों की गतिशीलता, आवेशों की गतिशीलता क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा गया है किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो आवेशों की गतिशीलता, यहाँ पे सीधी बात कह दिया गया है कि अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को ही आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला होता है ना आवेशों की गतिशीलता का कि म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पे ये बात बताया गया है, ये हमारा क्या है, ये अनुगमन वेग है, और ये हमारा ई क्या है, ये हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये आवेशों की गतिशीलता है। ठीक है, तो हम यही आपसे कह रहे हैं, हमने क्या बताया, हमने यही कहा कि कोई भी आवेश वाहक है, ठीक है, तो किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग, या कोई भी आवेश है तो हम ये कह सकते हैं किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। सीधी बात है जी। आप क्या कह सकते हैं, किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग
तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। इसमें क्या ही है जी, कुछ नहीं है, इतना ही, यही बात लिखा गया है, किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। इतना आप लिख देंगे। उसके बाद फॉर्मूला लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा बता दीजिएगा, अगर एक्स्ट्रा में आपको बताना हो तो इसका मात्रक आप बता दीजिएगा। वो क्या बताएंगे जी, वो बताएंगे आप मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इंटू वोल्ट। ये आप इसका मात्रक बता देंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है धारा घनत्व क्या है, इसका मात्रक लिखिए। धारा घनत्व क्या होता है जी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब ये परिभाषा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाएंगे। क्या समझाएंगे जी, तो धारा घनत्व को हम जे से दर्शाते हैं, जे इक्वल टू आई बाई ए होता है। धारा घनत्व जे बराबर आई बाई ए होता है। तो यहाँ पे धारा घनत्व, ये जे क्या है, धारा घनत्व है। ये आई क्या है, ये विद्युत धारा है। और ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये है जी। तो हम यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इसके मान को अगर हम एक ले लेते हैं, एक, ठीक है, अगर नीचे वाले का मान अगर हम एक ले लेते हैं तो एक का तो नीचे कोई मतलब नहीं होगा। तो उस समय पर जो जे होगा ना, उस समय पर जो जे होगा वो आई के बराबर हो जाएगा। सही बात कह रहे हैं कि नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम यही कह सकते हैं, ये परिभाषा नहीं कह सकते हैं। एक को हम एकांक कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला चालक तार, कोई चालक तार है, इसी का तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, ये आई क्या है, ये आई धारा ही तो है। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। सीधी बात है दोस्त। उसके बाद आप J इक्वल टू आई बाई ए इसका परिभाषा होता है, तो ये आप लिख दीजिएगा, सीधी बात। अब इसका अगर मात्रक आप एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो इसका मात्रक आप लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे जी, इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो आप लिख देंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आप लिख दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी सब इसमें कहाँ कुछ है जी, कुछ भी तो नहीं है, ले लिए होंगे ना स्क्रीनशॉट। अगला जो हमारा आता है अगला जो हमारा आता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और मैं सोचा कि चलिए 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको हम करा देते हैं जी। इसमें हमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया है, पहला, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। पहला तो हमें यहां तक ये पूछा गया है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग होता है ये क्या होता है। तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, फिर हम इन पर आएंगे, ठीक है। तो पहले अनुगमन वेग को समझ लेते हैं। तो अनुगमन वेग क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 2 सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को हम धारा का अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बात बताया गया ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से, फ्रीडम मतलब मुक्त मतलब होता है स्वतंत्र, तो पूरी फ्रीडम ये होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के 2 सतत टक्कर, मान लेते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे ये गया तो यहाँ पे टकरा गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे टकराया, फिर ये किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर ये किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो सीधी हम कह रहे हैं कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हम लेंगे,
तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्कर, मान लेते एक टक्कर यहां पे हो गया, एक टक्कर यहां पे हुआ, और ये दोनों टक्कर लगातार हो रहे हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्कर, सतत टक्कर मतलब होता है लगातार टक्कर, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के जो औसत वेग होता है उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या हो रहा है, दो सतत टक्कर हो रहा है, सतत टक्कर, ठीक है, टक्कर हो रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। तो बोल ही देंगे आप कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। इतना आप बोल देंगे, बोल देंगे ना। अब इसको बात हो गया। अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है Vd इक्वल टू क्या होता है औसत वेग V बाई क्या होता है, V बाई टी होता है, और प्रारंभिक प्लस अंतिम वेग बराबर से, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। मैं थोड़ा सा बुक देखना चाहूंगा, ठीक है, माफी चाहूंगा, गलत तो कुछ भी हम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। तो मैं अपना चलिए थोड़ा सा नोट्स खोल लेते हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है यहाँ पे टी की जगह पर टू होगा क्या। कहाँ पर है भैया धारा का अनुगमन वेग, वही तो हम कह रहे थे थोड़ा सा मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए इसको रख देते हैं बुक को। देखिए वही हम कह रहे थे कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ था। देखिए यहाँ पे सीधी बात कह दिया है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं, ये हमसे कहा गया है। तो अनुगमन वेग Vd इक्वल टू, अब औसत वेग लेंगे, औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अब बाई टू, यही तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को, तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक प्लस अंतिम बाई टू होता है। तो हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसका प्रारंभिक वेग तो जीरो होगा, तो भी यू की जगह पर जीरो हो जाएगा, और ये भी है अब बाई टू हो जाएगा, ये Vd का, अब फिर इसको Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो तो हट गया तो ये V बाई टू हो जाएगा। तो ये ना हमारा फॉर्मूला आया Vd इक्वल टू V बाई टू। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का जो अंतिम फॉर्मूला आया Vd इक्वल टू V बाई टू हो गया, जहां पे V अंतिम वेग है। तो डायरेक्ट हमें ये लिखना है, ये डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अनुगमन वेग Vd का जो फॉर्मूला होता है वो V बाई टू होता है, जहां पर V क्या है, अंतिम वेग है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था तो हमने देखकर आपको बता दिया, क्योंकि कंफ्यूजन कंफ्यूजन बहुत बड़ी बात होती है। अगर कंफ्यूजन हो गया तो उसको तुरंत चेकआउट किया जाता है, चेक किया जाता है। कुछ गलत हमें आपको प्रोवाइड नहीं करना है, आपको भी कुछ गलत पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन, पहला तो क्वेश्चन समझ गए, दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत पर, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का हमें निगमन करना है। मतलब ओम के नियम का अब हमें यहाँ पे सत्यापन करना है जी, सिद्ध करना है ओम के नियम को। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के आधार पर कहा गया है। तो अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है जी, ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है कि
कोई भी चालक है उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब विभवांतर जो होता है धारा के समानुपाती होता है। यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए वो तो हम प्रूफ करेंगे। तो हमने सिंपल सा पहले हेडिंग क्या लिखा है, अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का सत्यापन, ऐसे आप लिखेंगे। अब चलिए इसको हम प्रूफ करें। चलिए जी, तो प्रूफ करते हैं। जो भी हम प्रूफ कराएंगे आपको ध्यान से समझते जाना है। चलिए, तो यहां पे लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से एक हम फॉर्मूला जानते हैं। वो क्या फॉर्मूला जानते हैं, वो हम जानते हैं E इक्वल टू V बाई एल। ये हम फॉर्मूला जानते हैं E इक्वल टू V बाई एल, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को जानते हैं तो इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखेंगे, फिर क्या हम जानते हैं, हम यह भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, क्या होता है जी, हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा F इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ई होता है। ये एक फॉर्मूला है, ये सभी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये हम V इक्वल टू E इक्वल टू V बाई एल, ये भी फॉर्मूला एक होता है। ये सब फॉर्मूले ना किसी को तोड़ तोड़ कर आए हुए हैं, तो इससे कंफ्यूजन ना हो। फिर हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि जो बल होता है ना, वो क्या होता है, बल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी तोड़ कर ही आया है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लें तो देखिए, इसको थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं तो क्या आता है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा F हो जाएगा, ये हमारा E है तो E हमने लिख दिया। और ये E के जगह पर अगर ये हमें V बाई एल, ई के जगह पर V बाई एल अगर मान रखें तो ये V बाई एल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी। तो यहां से हमारा दूसरा ये फॉर्मूला मिल गया। वो क्या मिल गया, F इक्वल टू ई, ये थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं, F इक्वल टू ई इंटू V बाई एल, ये हमारा मिल जाएगा। तो इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये हम समीकरण 2 कर लेंगे चलिए जी, तो ये हमने समीकरण क्या कर लिया, ये समीकरण हमने 2 कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने इतना कर लिया, F का मान हमारा मिल गया तो इसको समीकरण 2 कर लिए। तब हम जानते हैं, तब हम क्या जानते हैं, तब एक फॉर्मूला जानते हैं बल का हम फॉर्मूला जानते हैं। तब हम जानते हैं कि न्यूटन द्वारा दिया गया जो बल का फॉर्मूला है, तो बल इक्वल टू क्या होता है जी, बल जो होता है F इक्वल टू, यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, न्यूटन के अनुसार, बल। तो न्यूटन के अनुसार बल का फॉर्मूला क्या दिया था, बल बराबर दिया गया था द्रव्यमान अगुणे त्वरण, ये फॉर्मूला दिया गया था। तो ये हमने लिख दिया अब यहाँ पे आपसे मैं कहूं कि ये m इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा। यहाँ से a का जो मान निकलेगा वो F बाई एम निकलेगा। ये m इधर गुणा था, F में आके भाग करा दिया है तो ये हमारा निकल गया। तो ये इतना निकल गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये हमारा e हो गया। ये F है ना, F का जो मान है EV बाई एल, इसको रख देते हैं। तो F के जगह पर EV बाई एल ये हमने रख दिया। थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखते हैं, तो ए इक्वल टू हम क्या रख देंगे, एफ की जगह पर ई भी बाई एल रखते हैं। तो ये हम रख देते हैं ई इंटू भी बाई एल, ये हमने रख दिया। ठीक है, ई इंटू भी बाई एल ये हमने रख दिया। एम जो द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान को हमने इस तरीके से रख दिया है। ठीक है, एम द्रव्यमान को ऐसे रख दिया। ठीक है, ये हमारा एम द्रव्यमान है। अब नीचे कुछ नहीं है तो एक हम रख देते हैं। अब इसका हम जानते हैं कि नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा कराते हैं, नीचे वाला इस तरीके से गुणा होता है। तो अगर हम गुणा करा लेते हैं इन सभी का तो देख लेते हैं क्या मिलता है जी। तो गुणा कराते हैं तो देखिए क्या मिलता है, ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 1 जाकर ई भी में गुणा होगा तो ये हमारा ए इंटू भी हो जाएगा। ठीक है,
वन जाकर गुणा होगा, वन जाकर ईवी में गुणा होगा तो ईवी हो जाएगा, और ये एम एल में गुणा हो जाएगा, एम एल में गुणा हो जाएगा तो एम इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए का जो मान निकला, ए का जो मान निकला वो क्या निकल गया जी, ये हमारा निकल गया है। ए का जो मान निकला है वो हमारा ये निकल गया है कि ईवी बाई एम एल। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ये निकला, ठीक है, ए का मान निकला, तब हम यहां से ए का जैसे मान निकला तब हम लिखेंगे कि गति के प्रथम समीकरण से। अब गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है जी, गति का प्रथम जो समीकरण होता है वो होता है v इजकल टू यू प्लस ए टी, v इजकल टू यू प्लस ए टी, यही होता है ना गति का प्रथम समीकरण। अब कुछ नहीं करेंगे, ये ए का मान यहाँ पे हम रख देंगे, ए की जगह पर ये टोटल मान हम रख देते हैं। तो v को देखिए गति के प्रथम समीकरण, तो वेग यहाँ पे अंतिम, यहाँ पे v हम अंतिम वेग है, और हम जानते हैं कि वेग जो है ना वो अनुगमन वेग हम लेंगे, क्योंकि अनुगमन वेग के आधार पर हम देख रहे हैं, तो v को हम क्या लेंगे, अनुगमन वेग मानेंगे। तो अनुगमन वेग को हम vd से दर्शाते हैं, तो vd लिख दिए। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रारंभिक वेग होता है वो जीरो होता है, तो जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो जीरो हमने लिख दिया, प्लस ये e का मान, ए के जगह पर ये टोटल मान रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई भी बाई एम इंटू एल। ये टी गुणा में है तो टी ऊपर ही ना गुणा होगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो ये जीरो को हटा भी दें, जीरो को हटा देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से हमारा v का जो मान आ गया, vd का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारा ये आ जाएगा, vd का जो मान आ गया वो हमारा ई वी टी बाई क्या हो गया, एम एल हो गया। अब इसको हम समीकरण 4 कर लेते हैं। अब इसको समीकरण हमने क्या कर लिया, इसको समीकरण हमने 4 कर लिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है जी, अब यहाँ पे जैसे ही तब हम क्या करेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे, तब हम यहाँ पे लिखेंगे अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। अभी आगे हम टॉपिक पढ़ाएंगे अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध हम यहाँ पे पढ़ाएंगे जी। और संबंध हमने क्या पढ़ाएंगे, अभी हम देखेंगे, अभी आई इजकल टू एन ई ए इंटू वी डी, आई एन ए इंटू वी डी, ये फॉर्मूला अभी हम प्रूव भी कराएंगे इसको भी। तो ये धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध होता है, तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे vd का जो मान ये निकला है ना, ये टोटल मान यहाँ पे vd की जगह पर रख देंगे। तो रखते हैं तो देख लीजिए क्या मिलता है, ये हमारा i हो गया, ये n है तो n हमने लिख दिया, e है तो e रख दिया, a है तो a रख दिया। अब vd की जगह पर क्या लिखा गया है, e वी टी बाई एम एल, तो हम लिख देंगे e वी टी बाई एम इंटू एल, ये हमारा रखा गया है। ठीक है, इतना हमारा हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम ये कर देते हैं कि थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये एम एल इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, बात को समझिएगा, ये आई इंटू एम एल हो जाएगा, यही ना होगा। इधर क्या बचा, एन ई ए, अच्छा ये एक और समझिएगा, ये ई में गुणा होगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा, तो ई एन ई स्क्वायर ए फिर भी और फिर इंटू टी हो जाएगा, यही ना बचा। अब बात को समझिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ये भी इधर गुणा में है ना, तो इधर बराबर के इधर आएगा तो भाग कराएगा, और ये एम एल इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो इन दोनों को हम भेज देते हैं, तो भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आई है, और ये इधर गुणा से भाग में आएगा तो इधर भाग करा देगा, तो भी बाई आई हो जाएगा। और ये हमारे इधर अब क्या बचा है, इधर बचा एन ई स्क्वायर फिर ए और फिर टी, ये इधर बचा, और एम एल इधर आएगा तो ये भी भाग कराएगा, यही ना कराएगा जी। ठीक है, तो यहां से हमारा मिल गया कि आई बाई भी इजकल टू एन ई स्क्वायर ए टी बाई एम एल, ये हमारा मिला। एक बात हम जानते हैं कि ओम के नियम से, ओम के नियम को हमें प्रूव करना है, तो ओम के नियम से हम फॉर्मूला जानते हैं ना कि आर इजकल टू आई बाई भी होता है, आर इजकल टू प्रतिरोध इजकल टू आई बाई भी होता है।
तो ये बताइए कि आई बाई भी जो होता है वो आर के बराबर होता है। तो इसी प्रकार आई बाई जो भी है ये इसके बराबर है। तो ये इतना बराबर मतलब क्या, ये टोटल हमारा जो होगा वो आर के बराबर ही तो होगा, तभी तो आई बाई भी इक्वल टू इतना आया है। तो इसका मतलब ये टोटल प्रतिरोध का जो वैल्यू है ये इतना होगा। तो इतने के जगह पे हम आर भी तो लिख सकते हैं। तो यही बात है। तो ओम के नियम से हम यहाँ पे करेंगे कि ओम के नियम से हम यह जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि आई बाई भी जो होगा वो क्या होता है, आर के बराबर होता है। ये हमारा हो गया। तो यहीं पे तो हमारा ओम का नियम प्रूफ हो गया। या इतना हम कर दें या इसी को समानुपाती में भेजेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसी को समानुपाती में हम भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। भी समानुपाती आई इंटू आर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। और यही समानुपाती का चिन्ह हटेगा, इक्वल का चिन्ह आएगा तो ये हमारा आर हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी समानुपाती सॉरी इक्वल सॉरी 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 ये देखिए ये भी इधर भाग में सॉरी, तो यहाँ पे हमारा ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आप इतना समझ लीजिए ना, यहाँ पे ये हमारा ओम का नियम यही है जी। ओम का नियम यही ना है, आर इक्वल टू भी बाई आई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, उतना हम नहीं जाएंगे विशेषकर, ये हमारा इतना लिखकर प्रूफ कर देंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ये करके हमने प्रूफ कराया है। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंटों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, बहुत अफसोस होता है जब स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता। बट मैं आपको प्रॉमिस कराता हूँ कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी उतने समय से समझ में नहीं आया ना, आपने पेशेंस रखे ना, धैर्य रखे, तो देखिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ये ट्रिक को अपनाइएगा, हमेशा आपको ओम का नियम आप प्रूफ कर पाएंगे। ट्रिक क्या अपनाना है, सबसे पहले ये 5 फॉर्मूले आपको तैयार करना है, 5 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई ई इक्वल टू वी बाई एल, ये पहला फॉर्मूला। ठीक है। दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है, एफ इक्वल टू ई इंटू ई। ठीक है। तीसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो हमारा होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है। चौथा आपको फॉर्मूला याद रखना है गति का समीकरण, जो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको याद रखना है। अंतिम यहां से आपको पांचवा याद रखना है, जो होता है धारा और अनुगमन वेग में संबंध एन ई ए इंटू वी डी, यही आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए कैसे हम क्या करेंगे। अच्छा, ये बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है ये द्रव्यमान है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो एफ में ये भाग करा देगा, तो यहां से हमारा ए का मान क्या निकलेगा, ए का जो मान निकलेगा वो एफ बाई एम निकलेगा, यही नहीं निकलेगा जी। तो ये बातें हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको समझाते क्या है ये समझिएगा। ये हमारा पहला फॉर्मूला, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला, ये हमारा चौथा फॉर्मूला, ये हमारा पांचवा फॉर्मूला। अब आपको जितने स्टूडेंटों को कुछ भी समझ में नहीं आया है, पेशेंस के साथ बने हुए हैं, उनको मैं आपको बताना चाहूंगा। देख लीजिए बाबू, देखिए ई इक्वल टू वी बाई एल होता है ना, तो पहला ये हमने फॉर्मूला यूज किया है, देख लीजिए पहला हमने ई इक्वल टू वी बाई एल फॉर्मूला यूज किया है तो जैसे ही हमने ये यूज किया तो वी बाई एल आया। अब हम क्या करेंगे, इस ई के मान को ध्यान से समझेंगे आप, यही कंफ्यूजन होता है। इस ई के मान को हमने यहाँ पे पुट अप किया। अब इस ई का मान v बाई एल है, तो v बाई एल को जब यहाँ पे रखेंगे ना तो हमारा f का मान आ जाएगा। जैसे ही f का मान आएगा तो जितना भी ये सॉल्व करेंगे इसको रखकर जितना आएगा उतना f के मान को फिर हम इस वाले में फॉर्मूले में रख देंगे बल का। तो जब इतना ये टोटल f का वैल्यू रखेंगे तो f इक्वल टू एफ बाई एम आ जाएगा। जैसे ये आता है तो a का हमारा टोटल वैल्यू निकलेगा। जो a का वैल्यू आएगा गति के प्रथम समीकरण में a के जगह पर रख दीजिएगा। ठीक है। जैसे ही आप प्रथम समीकरण में रख देंगे तो इसका बाद हम एक बात जानते हैं कि ये अंतिम वेग होता है ये अनुगमन वेग है, तो अनुगमन वेग vd है, तो vd का जो वैल्यू आएगा ना फिर इस vd के वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। और जैसे ही vd के वैल्यू को देख लीजिए इक्वल टू एन ई ए vd। अब vd के वैल्यू को देखिए हम यहाँ पे vd के वैल्यू की ये टोटल रखे हैं और उसके बाद केवल पक्षांतर किए हैं, तो हमारा अंत में ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया है कि नहीं, तो हो गया है जी। तो आपको ये स्टेप याद रखना है, पहला हमें ये फॉर्मूला,
दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये फॉर्मूले का यूज हमें करना है। देखिए कुछ नहीं किए हैं, पहले हमने E इक्वल टू बी बाई एल निकाला है। इस फॉर्मूले से v बाई एल का मान को हमने, देखिए हम चूंकि एफ इक्वल टू ई इंटू ई जानते हैं, तो इसमें हमने रखा है, तो ये हमारा एफ का मान निकला। जैसे ही निकल गया तो तीसरा हमने क्या फॉर्मूला अपनाया है, बल का फॉर्मूला हमने अपना लिया है। अब बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो त्वरण इक्वल टू एफ बाई ए। अब ये एफ का मान हमने यहाँ पे देखिए पुटअप कर दिया है, तो हमारा ए का मान निकला है। अब फिर ए के मान को हम जो गति का प्रथम समीकरण है इसमें रखे हैं, तो ये हमारा निकला है। अब vd का मान निकल गया। अब इस vd के मान को हमने धारा अनुगमन वेग में यहाँ पे देख लीजिए रख दिए हैं, और रख कर सॉल्व किए हैं तो निकल गया है। तो ये आपको एक ट्रिक अपनाना है कि ये कैसे हुआ है। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। इसका भी ले लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिक दोस्त। ट्रिक अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला हमारा आता है, अगला एक हमारा आता है, थक तो गए हैं कहेंगे तो, अच्छा एक इसको इसको पढ़ लेंगे आप। दो टॉपिक में दूंगा आपको होमवर्क करने के लिए। चलिए आप रहने देते हैं, दो टॉपिक में होमवर्क आपको दे देता हूं। ठीक है, दो टॉपिक क्या है, सबसे पहली बात अपवाह वेग। अपवाह वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ाया है। ठीक है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं जी, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग कहा जाता है, नाम याद रखेंगे। इसमें हमारा दूसरा ये क्वेश्चन है ना कि अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध, तो ये सर्च कर लीजिए। क्या लिखेंगे कि अनुगमन वेग, अपवाह वेग की जगह पर लिखिएगा अनुगमन वेग। ठीक है, तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध ब्रदर सर, यही बात, ये हेडिंग लिखिएगा, ये इतना लिखकर अब ब्रदर सर लिख दीजिएगा, ब्रदर। ठीक है, और सर इतना लिखकर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, हमारी वीडियो एक मिलेगा उसको देख लीजिएगा। उसको देख लेंगे ना, इसको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला आया है, यहाँ पे I इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, यही फॉर्मूला हमें प्रूफ करना होता है, ये आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। और दूसरा एक और हम अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो है वीडस्टोन सेतु। तो इसके लिए हमने पहले ही सोचा था कि ये आपको होमवर्क हम देंगे, तो अभी आप अभी इसको काम करना है। वीडस्टोन सेतु ब्रदर सर लिख लीजिए, भले ही उसको पढ़े या ना पढ़े, बट इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूं। ये 100 में से 100% फिक्स है ये टॉपिक। तो वीडस्टोन सेतु ब्रदर सर सर्च कीजिए, इसको पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, 5 नंबर में हमने ये कराया हुआ है, तो इतना सर्च करेंगे हमारी वीडियो मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराया है, और बहुत सारे टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आपको हार्ड लगे होंगे, बट डरने की बात नहीं है। पहली बार कोई टॉपिक पढ़ा जाता है तो उसमें होता ये है दोस्त कि कभी कभी थोड़ा कम भी समझ में आता है, बट एक बार, दो बार, तीन बार जब आप पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसको याद करेंगे, सब समझ में आएगा। दो तीन बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहली बात, आप हमेशा वन शॉट वीडियो जब भी आए उसको जरूर देखिए। हम आपको मोटिवेशनल वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम गाइड करते हैं कि क्लास 12th में कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्या टाइम टेबल रहेगा, अगर फिजिक्स समझ में नहीं आता है तो कैसे आपको पढ़ाई करना है, केमिस्ट्री में 70 में 70 कैसे आपको लाना है। तो इस टाइप के हम वीडियो जब भी प्रोवाइड करते हैं उसको अंत तक देखें, वन शॉट वीडियो को देखें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेटर जो भी हम करा रहे हैं सबको देखें। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप एक बेसिक लेवल से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फ्री है जी, कोई बैच परचेज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप चाहते हैं फ्री में स्टडी करना, तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं बैच खरीद कर रही, मेरे पास पैसे हैं तो मैं खरीद कर पढ़ूंगा, तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो कमजोर स्टूडेंट है, जो गरीब स्टूडेंट है, जिनके पास उतने पैसों की हालात मतलब उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो हमसे फ्री में स्टडी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाएंगे, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंटों के पास वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, हमें इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू।